नीट में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करते अपन ये भूल जाते हैं कि अपने को जो पढ़ रहे हैं अपन उसको अपने को रिवाइज भी करना है। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फटाफट वेक्टर को रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ ही मिनटों के अंदर अपन पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें जल्दी से आ जाएगी। ये अपन रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की। लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट सारे हैं, ध्यान से सुनते रहिए क्या क्या है। देखो बेसिकली वेक्टर वेक्टर और स्केलर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। स्केलर वो होता है जिसको जिसको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, जिसको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, अपने को नहीं बताना पड़ता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन अपने को नहीं बतानी पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है। वही वेक्टर कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनको जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। डायरेक्शन जैसे कि ये पेन आपको दिखाई दे रहा है कि मैं कहूँ कि इस पेन पे फोर्स लगाने पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ये पेन कहाँ जाएगा, लेकिन जब तक मैं बता नहीं देता कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ, आप नहीं बता पाओगे कि पेन कहाँ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, ठीक है। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर नहीं होती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डायरेक्शन जो है मैटर करती है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करती है, सिंपल सी बात ये है। फिर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि अपन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, जैसे फोर्स वेक्टर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर एरो लगेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगेगा, ठीक है। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो पहले अपन उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, आगे उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। जैसे कोई कार है, मान लो कोई कार 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको लिखने का तरीका एक तो ये है, 20 मीटर पर सेकंड, आगे डायरेक्शन ऐड करेंगे तो ही यहाँ वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। कभी कभी अपन इसका मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ आप वी लिख रहे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो अपन डायरेक्शन हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये लिखने का तरीका है। अब डायग्राम के हिसाब से अपन किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम से हिसाब से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो की हेल्प लेते हैं अपन, एक एरो की सहायता से अपन जो है वो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर दो चीज होती है, एक होती है टेल और एक होता है हेड, ठीक है, एक होती है टेल, एक होता है हेड। और जो ये इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, ये वेक्टर की लेंथ, ये इस एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही होती है, और टेल से हेड वेक्टर की डायरेक्शन को बता रही होती है, ठीक है, टेल से हेड वेक्टर की डायरेक्शन को बता रही होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वेक्टर बना के देखो दिए हुए हैं, मैं इनको आपको बना के बताता हूँ कि एक वेक्टर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक वेक्टर आपका ईस्ट डायरेक्शन में। अगर इनको बनाना हो तो अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है, इनको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है F1 10 न्यूटन का, तो मैंने यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स बनाया F1, ठीक है, ये 10 न्यूटन का है, ये वेक्टर बनाया, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऊपर बनाता हूँ, ऊपर बनाया नॉर्थ डायरेक्शन में अपन ने F1, ठीक है, 10 न्यूटन का, और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैग्नीट्यूड इसका डबल है F1 के कंपेयर में, तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी लेंथ को मैं डबल बनाऊंगा। ये V1 वेक्टर हो गया हमारे पास, है ना, ये बात काम की है, ध्यान से सुनना, 20 मीटर पर सेकंड। अब एक फोर्स बताना है जो मेरे को 60 डिग्री है, 60 डिग्री है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको भी मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ बनेगा F2 वेक्टर, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये इस तरीके से अपने को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट अपने को करना आना चाहिए। वेक्टर कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिए। दूसरा, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले कोई भी वेक्टर है उनके बीच कितना एंगल है ये अपने को निकालना होता है। तो एंगल निकालने से पहले अपन वेक्टर की जो टेल्स है उनको मिलाते हैं। जब अपन वेक्टर की टेल्स को मिलाएंगे तो उस टाइम उनके बीच का जो एंगल होगा, उस टाइम उनके बीच का जो एंगल होगा वो वेक्टर के बीच का एंगल कंसिडर किया जाएगा। और वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ध्यान रखना, 0 और 180 के बीच ही आता है, तो ये वाला एंगल मत मेजर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा सर, क्या खाली टेल्स मिलाना जरूरी नहीं? अगर आप दोनों की हेड्स मिला दो, कुल मिला के सेम चीज आपको मिलानी है। उसके बाद छोटे वाला एंगल देखना है, छोटे वाला एंगल आपको देखना है, वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। दूसरा, किसी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वो वेक्टर नहीं बदलता है, पैरेलली शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, पैरेलली शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये एक वेक्टर है, मान लो इधर, ठीक है, इसको अगर मैं पकड़ के इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट कराऊं तो ये चेंज नहीं होगा। ये वेक्टर क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि बेटा वेक्टर में दो ही तो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। आप इस तरीके से इसको रोटेट करा रहे हो, रोटेट सॉरी शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसी में, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि अपन इसकी लेंथ को चेंज नहीं कर रहे। तो किसी वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करने पर, वो पैरेलली शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या क्या टाइप है, टाइप ऑफ वेक्टर पता होने चाहिए हमारे पास। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर
वेक्टर ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो, वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर पूछे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, और इनके बीच का जो ये एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर जैसे मैंने ये ए वेक्टर बराबर बनाया मैंने माइनस का बी वेक्टर, तो ये जो ए वेक्टर है बी का नेगेटिव वेक्टर है। तो अगर बी वेक्टर ऐसे बन रहा है तो ए वेक्टर इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है। तो ये ए वेक्टर जो है वो माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका जो सेम ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले जो वेक्टर हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले जो वेक्टर हैं उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, यानी कि जिनकी टेल्स एक ही जगह कोइंसाइड करे, जैसे इस तरीके से ये जितने भी वेक्टर हैं इनकी टेल एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, तो ये को इनिशियल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके बीच एंगल 90 डिग्री का हो, ये बहुत काम आने वाला है, ध्यान से सुन लेना। ऑर्थोगोनल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर्स, इस तरीके के वर्ड अगर आपके सामने आए, इसका मतलब ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। कोलीनियर वेक्टर वो होते हैं जो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर, यानी कि कॉमन स्ट्रेट लाइन के, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल आने वाले, जैसे चाहे इधर आ सकता है चाहे इधर आ सकता है, कहीं भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट करके इन सारे वेक्टर को शिफ्ट करके अपन उस डॉटेड लाइन पे लेके आ सकते हैं। तो ये जितने भी वेक्टर है क्या कहलाते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं। देखो नेगेटिव वेक्टर, ये ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, तो ऑपोजिट वेक्टर इस तरीके से बनाएंगे तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ये कोलिनियर वेक्टर है, इवन ये पैरेलल वेक्टर भी है। ए बराबर लैम्डा बी, ए बराबर लैम्डा बी। अब ये लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन में आते हैं, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हुई, जैसे ए बराबर माइनस का 2 भी आया, तो इस केस में क्या होगा, ये ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, जो बी वेक्टर अगर ऐसे है तो ए वेक्टर जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। साथ ही साथ उस वेक्टर की लेंथ अगर आप ध्यान से देखो तो बी से 2 गुना है। लेकिन अगर ए बराबर 2b है तो बी वेक्टर ऐसे है तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 गुना है। और एक हमारे पास होते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे वेक्टर जो प्लेन में आ रहे हो, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में आ रहे हो, सेम प्लेन में आ रहे हो, उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। और एक चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर आप कैसे भी रख देना, वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अपने को वेक्टर को रिजोल्व करना हो, वेक्टर को कंपोनेंट करना हो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि अगर आपको वेक्टर को रिजोल्व करना है, किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक अपन जैसे ये एक्स डायरेक्शन में, दूसरा अपन वाई डायरेक्शन में। एक्स और वाई जरूरी नहीं है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकती है, समझने के लिए अपन एक्स और वाई में समझते हैं। तो अगर इस वेक्टर को आप एक्स में ब्रेक करोगे तो उसका कंपोनेंट आ रहा है ए एक्स, वाई में ब्रेक करोगे तो ए वाई आ रहा है, जिसको इस साइड बनाया गया है। ठीक है, जिसको आपके सामने इस साइड बनाया गया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सी लाइन याद रखनी होती है। जिस साइड थीटा आएगा उस साइड कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, दूसरी साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ थीटा आ रहा है, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ए का कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ए का साइन थीटा आ जाएगा। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ए का साइन थीटा लिख सकते हो। तो ए एक्स जो है वो ए कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन इसलिए आगे आई कैप लगा है। ए वाई जो है वो ए साइन थीटा, वाई डायरेक्शन इसलिए आगे क्या लगा है, जे कैप लगा है। ठीक है। फिर अगर आपको वापस ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो आप इस वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर को आप लिखोगे क्या बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यही तो लिखोगे। और ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। फिर अगर आपको वेक्टर इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्मेट में मिल गया, इसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसमें आई कैप जे कैप होता है ना, इसे अपन बोलते हैं वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म। अगर आपको वेक्टर इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्मेट में मिल गया और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा तरीका है कि अगर ए वेक्टर आपको ऐसे मिला हुआ है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप या ए जेड के कैप मिला हुआ है, ए वाई जे के साथ में ए जेड के मिला, तो सबको क्या करता है, अंडर रूट एक्स आई के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस जे के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर, इस तरीके से मैग्नीट्यूड आ जाता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ए वेक्टर जो है वो 3 आई के प्लस 4 जे वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और सोल्व करने पर ये रूट में 25 बनेगा बेटा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से अपन किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वेक्टर को आप कैसे भी रिजोल्व कर सकते हो। जैसे ये ए वेक्टर है, जैसे कि ये ए वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप एक्स और वाई एक्सिस के अलावा ये एक्सिस है यहाँ भी रिजोल्व कर सकते हो। जैसे जिस साइड थीटा देखो उस साइड क्या आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, दूसरी साइड बेटा क्या आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा, दूसरी साइड क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। अगर ये वेक्टर ऐसे है तो भी आप इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं। जिस साइड एंगल थीटा है उस साइड तो आएगा बेटा कॉस कंपोनेंट, दूसरी साइड आएगा साइन कंपोनेंट। ऐसे ही याद रखना है, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस थीटा, दूसरी साइड क्या आएगा, साइन थीटा। फिर देखो ये इंक्लाइन प्लेन का एनएलएम में बहुत काम आता है। ये कहाँ काम आता है, ये एनएलएम के अंदर बहुत काम आता है, मैकेनिक्स के अंदर बहुत काम आता है। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, यहाँ पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, फिर ये एंगल थीटा, तो ये
आता है आपका mg cos थीटा, ये आता है आपका mg sin थीटा। सर वो एंगल थीटा कैसे आता है? देखो ये एंगल थीटा है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ये रहा देखो, ये वाला आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल बेटा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब mg के साथ थीटा एंगल पे जो है, मतलब थीटा की साइड क्या आएगा? कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, दूसरी साइड क्या आएगा? साइन थीटा। तो ये mg साइन थीटा इसको इसके अगेंस्ट प्रेस कर रहा होगा, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी आता है एक, आपको पता होगा, और यहाँ mg साइन थीटा इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा? जिसकी वजह से आएगा एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से आएगा एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर है। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जैसे अपन पेंडुलम में भी पढ़ते हैं, पेंडुलम के अंदर भी अपने को एफवीडी बनाना रहता है। तो ये जब उस पेंडुलम को इस तरीके से छोड़ा जाता है, पेंडुलम जब यहाँ पे स्विंग करता है, तो जब यहाँ वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे उसको छोड़ा गया है, तो ये mg है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना बेटा, ये भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। जब ये एंगल थीटा बन गया, तो ये उसके साथ जो कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा? वो आएगा mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ना वो क्या आ जाएगा? mg का sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो पार्टिकल मूव करेगा। इसके अलावा अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स लगा दें यहाँ, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन फोर्सेस तो लगेंगी, जैसे इधर mg लगेगा, इधर टेंशन है, जिस साइड थीटा है उस साइड आ जाएगा टेंशन का cos थीटा, दूसरी साइड आ जाएगा टेंशन का sin थीटा, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो जब इसको अपन फ्री बॉडी डायग्राम को सोल्व करते हैं ना, तो ये एफबीडी बनाना रहता है, ये अपने को वेक्टर के कंपोनेंट करने रहते हैं, तो इस तरीके से अपन कंपोनेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कंपोनेंट कर सकते हैं। सेम ये सवाल भी, दो दीवार है, दो दीवार के बीच एक दीवार है इंक्लाइंड, दूसरी है सीधी वर्टिकल, उनके बीच एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, तो नॉर्मल वगैरह बनाने हैं। तो इधर से तो नॉर्मल सीधा सीधा आपका हॉरिजॉन्टल के अलोंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ से एंगल पे आएगा, तो ये एंगल यहाँ नॉर्मल आया n1, इसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो ऊपर कंपोनेंट आ गया cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आ गया बेटा sin थीटा। बाकी mg तो लग ही रहा है, mg कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड भी लगता है। तो इसी के साथ एफबीडी कैसे बन रहा है वो भी अपन साथ साथ सीख रहे हैं, और वो भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वो भी इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट, अगर अपने को किसी भी वेक्टर के 3D में कंपोनेंट करना है, जैसे एक वेक्टर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड प्लेन है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो उसके तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आएंगे, जिसे अपन बोलते हैं कि वेक्टर का 3D रिजोल्यूशन। ठीक है, वेक्टर को 3D में अगर आपको तोड़ना हो, जैसे ये ए है, ए को अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ोगे, तो ये वाला एंगल देख लो, एंगल आपको अल्फा अगर मिला हुआ है, तो कुछ नहीं करना, कोस से मल्टीप्लाई करना है, तो ए कॉस अल्फा। ठीक है, ए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और ए कॉस बीटा क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ए कोस गामा क्या आ जाएगा? जेड के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या है? उस वेक्टर के रेस्पेक्टिव एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल है, उस वेक्टर के रेस्पेक्टिव एक्सिस के साथ बनाए गए क्या है? एंगल है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस ए कोस अल्फा, सिंपल है। वाई के साथ ए कोस बीटा, जेड और जेड के साथ, जेड एक्सिस के साथ अगर कोई पूछे तो बेटा ए कोस गामा आ जाएगा। यहाँ सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये जो ये कोस थीटा और कोस बीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो है ना बेटा, इनके कुछ नाम होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये ध्यान रखना है ना, इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और जब इनका सारे डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके अपन ऐड करते हैं ना, जैसे कोस अल्फा जो है ना, कोस अल्फा है एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, कोस बीटा है वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, और कोस गामा है जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन। जब अपन इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तीनों को, तो 1 मिलता है। लेकिन अगर उन्हीं एंगल के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप साइन का स्क्वायर करके जोड़ोगे ना, तो 2 मिलेगा। इसको आप बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो? इस कोस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ 3 बनेगा और ये 1 बनेगा, उधर जाके माइनस हो गया, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। कैलकुलेशन आपने कर रखी है, मेरा काम रिवाइज कराना है, आपको याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका यूज अपन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। बाकी इसका और कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है हमेशा, और किसी भी डायरेक्शन को दिशा बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। डायरेक्शन वेक्टर यूनिटलेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो किसी डायरेक्शन में जो है वो गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब वो कोई रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, आपको कहे कि गाड़ी की डायरेक्शन में आपको फोर्स बताना है, तो गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालो और फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, मान लो कोई रैंडम डायरेक्शन में, ये देखो ये पास में बनाई रखी है, इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। अब इस डायरेक्शन के अलोंग मेरे को एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, लेकिन डायरेक्शन यही हो, तो मैं आगे क्या करूंगा? ए कैप बना लूंगा। जैसे कोई कहे कि एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन का वेक्टर बनाओ, तो आगे सिर्फ 10 लिख के आई कैप लिख देते हैं, पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस में। लेकिन ये कोई रैंडम डायरेक्शन इधर बनाना हो, तो इधर अपने को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। यूनिट वेक्टर बनाने का सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी वेक्टर अगर आपको पता है, कोई भी वेक्टर अगर आपको पता है, तो वो वेक्टर लिखो
और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड लिखो, यूनिट वेक्टर आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वेक्टर को लिखने का यही तरीका है कि कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, फिर आती है डायरेक्शन। तो अगर ये मेरे को डायरेक्शन पता करना है तो ये मैग्नीट्यूड को मेरे को इसके डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को उसके डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो ये देखो इस तरीके से ए कैप का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये ए कैप का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब देखिए ये जो ए कैप होता है या कोई भी कैप हो, उसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखने जाएंगे ना बेटा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और ए कैप और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आई और जे है, इससे पता पड़ रहा है कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा। इसके अलोंग अपने को यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो पहले वो वेक्टर आएगा, फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो अंडर रूट आई के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस जे के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 बनेगा, जो कि 5 आ जाएगा। तो ये देखो एक ऐसा वेक्टर बना, ऊपर आ गया ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, डिवाइड में आ गया 5। ये एक ऐसा वेक्टर बन रहा है जो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर के अलोंग। अब आपसे कोई कहे कि यहाँ एक नया वेक्टर बना दो, यहाँ एक नया वेक्टर बना दो, यहाँ एक नया वेक्टर बना दो, एक नया वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 20। तो नया वेक्टर को बी नाम दे देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो 20 होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन ए कैप वाली लगेगी। तो 20 ए कैप आपके सामने है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइड 5। ठीक है, डिवाइड में 5 आ गया। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे, देखो ये 4 टाइम्स चला गया, इसको आगे सोल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ये एक ऐसा नया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे बेटा तो मैग्नीट्यूड आएगा 20, लेकिन ये वही डायरेक्शन है जो ए की है। जैसे मैं आपको बना के बताऊं तो ए वेक्टर कहीं यहाँ आ रहा है, ये जो बी वेक्टर है ना यहीं आएगा इसके अलॉन्ग, बस इसका मैग्नीट्यूड उसके मुकाबले ज़्यादा होगा। ये बी वेक्टर है, रेड वाला ए वेक्टर है। इस तरीके से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये बात है, ये बात है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। देखो वेक्टर को ऐड करने के रूल्स हैं। सबसे पहला है ट्रायंगल लो। दो वेक्टर को ऐड करने का रूल है, क्या कहता है कि आपके जो दोनों वेक्टर हैं उनको आप हेड टू टेल पोजीशन में अरेंज करो। कहीं भी वेक्टर उनको पैरेलली शिफ्ट करके इस पोजीशन में ले आओ कि पहले की हेड पे दूसरे की टेल आ जाए। ठीक है, पहले की हेड पे दूसरे की टेल टिका दी आपने, फिर एक नया वेक्टर बनाओ। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ ऐसे टिका दोगे तो आपको एक टेल फ्री मिलेगी और एक हेड फ्री मिलेगा। तो फ्री हेड से फ्री टेल की तरफ एक नया वेक्टर बनाओ। ये जो नया वेक्टर बनेगा ना बेटा, यही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। जैसे ये ए और बी है तो ए और बी, ये सी रिजल्टेंट। जैसे कैसा भी डायग्राम बने, ट्राइंगल हो पॉलीगन हो, रिजल्टेंट पहचानने का सबसे खास बात होती है कि रिजल्टेंट वही होता है जिसका हेड दूसरे के हेड के साथ चिपकाओ, टेल दूसरे के टेल के। जैसे यहाँ सी का हेड देखो बी के हेड के साथ चिपका है और सी की टेल जो है वो ए के टेल के साथ चिपका, वही रिजल्टेंट होता है, वही रिजल्टेंट होता है। जैसे पॉलीगन लो भी है इसका एक्सटेंडेड वर्जन की, अगर दो से ज्यादा वेक्टर जो है उनको ऐड करना हो तो क्या होगा? तो दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो सबको ऐसे हेड टू टेल पे, यानी कि पहले की हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे की हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे की हेड पे तीसरे के हेड पे चौथे की टेल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा ये डायग्राम मैं थोड़ा सा यहाँ सही कर देता हूँ, रुको। ये यहाँ कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये डी वेक्टर ऐसे। तो ये मैंने ऐसे वेक्टर बनाया। तो आपको मैं कहूँ, एक बार जो नीचे लिखा उसको हटा देते हैं बेटा, क्योंकि वो गलत लिखा हुआ है। सही कर देंगे इसको जब आप पीडीएफ मिलेगी तो। हाँ, अब देखो ये ऐसे मैं आपको बोलूँ कि इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर को पहचानो कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? तो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा वो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जिसकी हेड हेड से मिले। देखो ये हेड हेड से मिल रही है, टेल टेल से मिल रही है, तो इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर डी वेक्टर है। असल में हो क्या रहा है, असल में ई वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन सब का रिजल्ट जो है वो डी है। क्या? ई वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन सब का रिजल्ट क्या है? डी है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिखना है कि ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट है डी वेक्टर। तो इसको सही से अरेंज करके लिखें तो ऐसे लिखते हैं, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, उधर जाके माइनस चला जाएगा, प्लस ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये बात है, ये बात है। आई क्या बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये वाली बात है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो ये क्या कहता है कि आप दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मैनर में अरेंज करिए। टेल टू टेल मैनर क्या होता है? दोनों को इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए ताकि उनकी टेल मिले। फिर उनके बीच का एंगल अगर थीटा है बेटा, तो आप क्या करो, डॉटेड लाइन बना के इस तरीके से, दो डॉटेड लाइन बना के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट को बताएगा। कौन सा डायगोनल इनके रिजल्टेंट को बताएगा? जो कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा है।
एक ऐसा वेक्टर जो डायगोनल के अलोंग होगा और इन दोनों की कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा होगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा, वो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा, ठीक है, वो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। जैसे कि यहाँ पे जो सी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, सी वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। सी वेक्टर इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दो वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करो कि इनकी टेल मिल जाए, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, फिर कॉमन टेल से एक नया वेक्टर स्टार्ट करो जो डायगोनल के अलोंग जाए, यही जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड वगैरह भी अपन निकाल सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल है थीटा, तो सी जो है वो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये जो रिजल्टेंट है सी, ये ए के साथ जो एंगल बनाएगा अल्फा, उसका भी फॉर्मूला टेन अल्फा बराबर क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कभी भी अपने को भूलना नहीं है, बहुत काम आते हैं ये दोनों के दोनों फॉर्मूले, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट एक तरीके का एडिशन ही होता है। जैसे कि आपको सी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर अगर आपको निकालना है ए माइनस बी करके, तो सी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सी वेक्टर एक तरीके से ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन ही है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, जो बी वेक्टर अपने को मिलता है ना बेटा, उसका माइनस बी वेक्टर बना लेते हैं, फिर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को अपन ऐड कर देते हैं, ए और माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर बनेगा सी वेक्टर। अब जब ऐसा करते हैं तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना बेटा, वो 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा बन जाता है। तो उसी फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाता है बेटा, माइनस आ जाता है, उसी फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। बस ये ध्यान रखना, ऐड करना है तो यहाँ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, बाकी ये फॉर्मूले लगेंगे। अब यहाँ मैं एक बढ़िया बात और बता देता हूँ, जो इस नोट्स में नहीं, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, एक पेज में ऐड कर देता हूँ ना, एक पेज में ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैंने ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में एंगल है थीटा, तो बेटा जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना, ए का मैग्नीट्यूड भी आप मान लीजिए एक्स है, बी का मैग्नीट्यूड भी आप मान लीजिए एक्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बीच में, इनके रिजल्टेंट को चलो आर से बोल देते हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसकी खास बात पता है क्या होगी, रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाई सेक्टर के अलोंग आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाई सेक्टर के अलोंग आएगा। ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट, ये रहा, ये बन गया, ये आ गया रिजल्टेंट, ये आया ए और बी का रिजल्टेंट, एंगल बाई सेक्टर यानी कि थीटा बाई टू, जो भी एंगल होगा एकदम बीचों बीच आएगा। और इसकी पता है वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू भी आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है टू, जो भी मैग्नीट्यूड है एक्स कॉस थीटा बाई टू, टू एक्स कॉस थीटा बाई टू, ऐड करना है तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर थीटा बराबर 120 डिग्री हुआ, तो 120 डिग्री पर रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी, वही आप डाल के देख लेना, एक्स आ जाएगी। थीटा 90 डिग्री होगा तो रूट टू एक्स आ जाएगी, अगर थीटा 60 डिग्री हुआ तो आर बराबर रूट थ्री एक्स आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। पैटर्न भी है देखो, 120 माइनस 30 90 आएगा, 30 माइनस करना है 60 आ जाएगा। ये क्या है, एक तरीके से रूट वन एक्स है, रूट वन एक्स रूट टू एक्स रूट थ्री एक्स, आप ऐसे याद कर सकते हैं। यही सेम चीज़ लगती है जब अपन माइनस करते हैं तब। अगेन दो वेक्टर हैं ए और बी, इनको आपको माइनस करना है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरा बी वेक्टर है, इन दोनों को आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन तो ऐसे बी को उल्टा करके करते हैं अपन, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो सी, चलो एस वेक्टर नाम दे देता है ना, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, तो कहीं यहाँ आएगा है ना, ये माइनस बी बनाएगा। अभी एस का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो भी बढ़िया बात है बताने वाली, ये इस एस एक्स का मैग्नीट्यूड, जैसे ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स एक्स है, तो ये टू एक्स साइन थीटा बाई टू आएगा, क्या आएगा, टू एक्स साइन थीटा बाई टू आएगा। तो आर तो आता है cos थीटा बाई टू और एस आता है साइन थीटा बाई टू। आर मतलब रिजल्टेंट एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। और क्या ध्यान रखना है, और देखिए अगर कोई वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए तो उसका पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हो एक्स आई कैप वाई जे कैप, इसके पोजीशन वेक्टर थ्री आई कैप जे कैप। लेकिन अगर आपको दो पोजीशन पता है, दो पोजीशन पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बता सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर ए विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो क्या आ जाएगा, सिक्स आई कैप एट जे कैप, सिक्स आई कैप एट जे कैप प्लस नाइन के कैप, है ना, प्लस का नाइन के कैप, प्लस का नाइन के कैप, ठीक है, प्लस का नाइन के कैप आ जाएगा। और अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो, अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो, ए बी वेक्टर जो एक ऐसा वेक्टर जो ए से बी जाए, ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना हो
तो ए बी वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर 3 i कैप 4j कैप है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा। इस तरीके से। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 7 आएगा, ये बी वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर आपको निकालना है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या करना रहता है मैं आपको बता देता हूँ। हमें करना रहता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट मिले इसके, और ये कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट है अगर x1, y1, z1, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, तो सीधा कर सकते हो आप x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऐसा करेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही किया गया, देखो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ये भी 7 है, ये मैं इसको अपलोड करूंगा तब सही कर दूंगा, ठीक है। ये भी क्या 7 है। तो पोजीशन वेक्टर इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर के बीच में से डॉट लगा रखा है, क्यों करते हैं? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसे अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और होता क्या है कि ए और बी दो वेक्टर है, उनके बीच एंगल थीटा है, आपने इनको क्या किया, आपने इनको डॉट कराया, तो आपको जो आंसर मिलेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो आएगा ए बी कॉस थीटा। और ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, सेम ही बात होती है। ए डॉट ए करोगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप आई डॉट आई करोगे ना तो आपको 1 मिलेगा, जे डॉट जे करोगे 1 मिलेगा, के डॉट के करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है इनके एप्लीकेशन, कि अगर ए डॉट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर ए डॉट बी 0 आता है, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। या क्वेश्चन में से बोल रखा है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको उनका डॉट 0 करना है। क्यों? क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। या अगर आपको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो आप ये cos थीटा का फॉर्मुला यूज करिए, ए डॉट बी अपॉन ए बी। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी है ए बी cos थीटा निकालना है तो ए बी इसके डिवाइड में भेज दो। तो ये फॉर्मुला आप याद रखो, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में निकालना है डॉट, सॉरी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ये, या किसी एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग आएगा ये ए cos थीटा। तो ये ए cos थीटा आएगा, जब आप इसे सोल्व करते हो ना बेटा, तो ये ए cos थीटा की वैल्यू ए डॉट बी कैप बनेगी। तो इसको सीधा याद रखने का तरीका होता है, जिसके अलोंग कंपोनेंट उसके डॉट के साथ मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ए का बी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो ए डॉट बी कैप आ जाएगा। वही अगर मैं आपको बोलूँ कि दो वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, एक डी वेक्टर है, सी का कंपोनेंट डी के अलोंग निकालना है, सी का कंपोनेंट डी के अलोंग निकालना है, तो सी डॉट डी कैप कर दूंगा, सीधा सीधा याद रखो, जिसके अलोंग कंपोनेंट उसका कैप, ठीक है, जिसके अलोंग कंपोनेंट उसका कैप अपने को करना रहेगा, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं ना, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो अपने को जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो सी वेक्टर बन रहा है, तो सी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, देखो ए बी साइन थीटा लिखा जाएगा पहले, ये ए बी साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड वहां आता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ आता है ए बी साइन थीटा। आगे एन कैप आता है, ये एन कैप डायरेक्शन को बता रहा होता है। ये डायरेक्शन के लिए अपन राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड में पहले अपनी अंगुलियों को अपन पहले वेक्टर की तरफ ले जाते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ क्रॉस करते हैं, कर्ल करते हैं, तो जो अंगूठा होता है ना, जो अंगूठा होता है वो आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है, ठीक है। और सी वेक्टर जो है, जैसे ये ए है ये बी है, अगर ए और बी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो सी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, सी वेक्टर इस प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होता है, लेकिन ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। और सेम वेक्टर का क्रॉस करने पर आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर है तो एंगल 0 रहेगा, दोनों के बीच पैरेलल हो जाएंगे, और साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एंगल 90 है तो डॉट 0 होता है, एंगल 90 है तो डॉट 0 होता है, और एंगल 0 है या 180 है, पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो फिर क्रॉस 0 होता है। इसी वजह से आई का आई के साथ क्रॉस करने पर आंसर 0 आएगा, जे का क्रॉस करेंगे 0 आएगा, के के साथ क्रॉस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन आई का आई के साथ डॉट 1, जे का जे के साथ डॉट 1, के के साथ डॉट 1, इस बात को याद रखें। लेकिन आई का अगर जे के साथ अपन क्रॉस करेंगे तो के मिलेगा, ये साइकिल है ना, आई जे के की साइकिल है। आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे के मिलेगा, जे के तो आई आएगा, के क्रॉस आई तो जे मिलेगा। ये साइकिल में चलना है अपने को, आई जे के की साइकिल में चलना है। उल्टा चलेंगे तो फिर माइनस आ जाता है। जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, इस तरीके से। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, ठीक है, और जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। उल्टा चलेंगे तो माइनस, जैसे कोई बोले जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। फिर अगर अपने को दो वेक्टर ऐसे मिल गए, दो वेक्टर मिल गए, इनका डॉट करना है, सॉरी क्रॉस करना है, तो कैसे करेंगे क्रॉस? जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा 2 i कैप 3 j कैप प्लस 5 k कैप, बी वेक्टर लिखा आई कैप माइनस 3 j कैप 4 k कैप। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है, आई लिखना है, माइनस जे लिखना है, के लिखना है, फिर इनके कोफिशिएंट जैसे 2 3 5, ए के कोफिशिएंट 2 3 5 लिख दिया आपने, बी के कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ 4 लिख दिया। फिर क्या करना है, आई कैप, जब आप आई की वैल्यू लिख रहे हो तो इन दोनों को छुपा लो, फिर जो दिख रहा है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे
3 इंटू 4 माइनस माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस 15 तो प्लस 15, फिर माइनस जे, जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको छुपा लो, इनको छुपाया तो 4 इंटू 2 होगा, देखो 4 इंटू 2 होगा 8, फिर माइनस का 5 आएगा, फिर के आएगा, के तो के, तो इस लाइन और इस लाइन को छुपा लो, तो इनका होगा माइनस का 6, इनका होगा माइनस का 3, तो ये माइनस का 9 बन जाएगा हमारे पास, ये अच्छा खासा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये अच्छा खासा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बेटा इसको सही करते हैं अपन थोड़ा, ये हमारे पास आएगा 27 है ना, 27 आएगा। ठीक है, तो ये था वेक्टर जिसको अपन ने बहुत ही जल्दी रिवाइज किया, आधे लगभग आधे घंटे के अंदर अपन ने पूरा चैप्टर जो रिवाइज कर दिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी अपन ने देख ली है। बाकी आपको इसके बाद अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला फटाफट रिवाइज हो गए हैं। ऐसे ही अपन हर चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।